आज का हमारा टॉपिक है जो प्रमुख किसान आंदोलन जो इतिहास में हुआ है उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति हो या जमींदार के प्रति हो, कौन कौन सा आंदोलन किसान का हुआ है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे कि क्या इसका उद्देश्य था, क्या परिणाम निकल कर आया। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला है नील आंदोलन। नील आंदोलन हुआ था 1859 से 60 में हुआ था। नील आंदोलन का जो क्षेत्र था ये बंगाल का नदिया जिला का चौगच्छा ग्राम के गोविंदपुर नामक स्थान पे ये प्रारंभ हुआ था। ये नील आंदोलन, इसका नेतृत्व किए थे दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास है। इसका नेतृत्व किए थे किसका? नील आंदोलन का। देखिए कारण क्या था? तो कारण वही था कि बीघा के 3 कट्ठा में नील की खेती करवाना। जैसे एक बीघा होता है, 20 कट्ठा का एक बीघा बोलते हैं, तो उसमें से 3 कट्ठा नील का खेती करवाया जाता था। देखिए, किसान है जो नील का खेती नहीं करना चाहते थे। इसका प्रमुख कारण था कि नील खद्यान्न फसल तो है नहीं, और भारतीय किसान है जो खद्यान्न फसल का ही ज्यादातर उत्पादन करती थी, क्योंकि अकाल के समय उसको खाया जा सके, इसलिए खद्यान्न फसल का ही अधिकांशतः उत्पादन करती है। और जिस खेत पर अगर नील का उत्पादन कर लिया जाता है वो भूमि है जो बंजर हो जाता है। इसके वजह से भारतीय किसान है जो नील का खेती नहीं करना चाहती थी। और नील का जो फसल है वो अंग्रेज है जो औने पौने दाम पर यानी कि मनमाने दाम पर खरीद लेता था, और इसके लिए कोई अलग बाजार भी उपलब्ध नहीं था नील की खेती के लिए। जबकि भारतीय किसान जो खद्यान्न का जो उत्पादन करता था उसके लिए अलग बाजार मिलता था, जिसके वजह से ये खद्यान्न का फसल करना पसंद करती थी। लेकिन अंग्रेज है जो मजबूरी में नील का खेती करवाता था, इसी की वजह से नील आंदोलन हुआ था। ये नील आंदोलन है, इसका भी कारण वही था, बीघा के 3 कट्ठा। और जब हम चंपारण सत्याग्रह पढ़ते हैं वहां पर भी वही है, बीघा का 3 कट्ठा वही कारण था जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था आगे चलकर। ये जो नील आंदोलन है ये बंगाल के क्षेत्र में हुआ था, और इसके जो नेतृत्व किए थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। कारण वही था कि बीघा के 3 कट्ठा नील का खेती। परिणाम देखिए क्या निकल कर आया था कि 1860 में सीटोन कार की अध्यक्षता में एक नील आयोग का गठन कर दिया गया। देखिए, नील आयोग का गठन किया गया जिसके तहत नील उपजाने वाले रैयतों को उसकी इच्छा अनुसार फसल उपजाने की अनुमति दी गई कि भैया जिस अनुसार आपका फसल उपजाने का इच्छा है आप अपना उगा सकते हैं। ये कौन सा कमेटी बोला था? सीटोन कार की अध्यक्षता में एक नील आयोग बनाया गया और वही रिपोर्ट किया कि भैया जिस प्रकार का फसल उपजाना चाहते हैं वो उपजा सकते हैं। तो ये क्या हुआ, एक तरह से नील आंदोलन ये सफल रहा। तो पूछ रहा सफलता के देखिए कारण क्या क्या सफलता के कारण था। तो सबसे पहला कारण था कि हिंदू मुस्लिम की एकता थी। दूसरा था कि बुद्धिजीवी का योगदान था। बुद्धिजीवी थे जैसे जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे वो अपने अपने पुस्तक पत्रिका के माध्यम से नील आंदोलन का समर्थन किए थे। जैसे देखिए, हरिश्चंद्र मुखर्जी ने अपनी पुस्तक हिंदू पेट्रियार, क्वेश्चन बार बार पूछा है कि हिंदू पेट्रियार किसकी पुस्तक है, तो हरिश्चंद्र मुखर्जी की पुस्तक है। तो इस पुस्तक में इन्होंने नील आंदोलन का समर्थन किया था। दीनबंधु ने नील दर्पण नामक, देखिए ये पुस्तक भी बार बार पूछा गया है कि नील दर्पण किसका है। नील दर्पण नामक पुस्तक में नील आंदोलन का समर्थन किया था, और नील दर्पण को ही फर्स्ट पॉलिटिकल ड्रामा के नाम से जाना जाता है। देखिए, हिंदू पेट्रियाट पुस्तक किसका है? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी का है। इन्होंने भी नील आंदोलन का समर्थन किया। और दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक पुस्तक लिखा था और उसमें नील आंदोलन का समर्थन किया। उसी प्रकार नील दर्पण को, जो पुस्तक है नील दर्पण, उसको फर्स्ट पॉलिटिकल ड्रामा के नाम से जाना जाता है। वहीं नील दर्पण पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद है जो माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा किया गया था। इस प्रकार से, और देखिए ईसाई मिशनरी का योगदान, जो समय ईसाई मिशनरी भारत में चल रहे थे उसका भी योगदान था। नील जो आंदोलन हुआ तो उसमें उन्होंने भी समर्थन किया भारतीयों का, भारतीय किसानों का। तो इस प्रकार से यह आंदोलन क्या था? सफल था। चलिए नेक्स्ट आंदोलन देखते कौन सा था। देखिए नेक्स्ट आंदोलन है चंपारण सत्याग्रह। अब जानते हैं कि ये चंपारण सत्याग्रह है जो बिहार के मुरली बहरबा, ये चंपारण में पड़ता है, वहां गांव में ये प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? ये 1917 में ये प्रारंभ हुआ था। इसका नेतृत्व है जो मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। इसका भी कारण वही था कि देखिए कारण क्या था कि 3 कठिया, यहाँ पर कलिया नहीं होगा कठिया होगा, 3 कठिया पद्धति, जिसमें किसानों से बीघा के 3 कट्ठा में नील उपजाया जाता था। गांधी जी के मुख्य सहयोगी राजकुमार शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेवी कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिन्हा, मजरूल हक, ब्रजकिशोर, महादेव देसाई, ये सब क्या थे? गांधी जी का सहयोगी थे। इसका भी जो चंपारण सत्याग्रह था उसका भी कारण वही था कि बीघा के 3 कट्ठा में यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा आपको नील की खेती उत्पादन करना अनिवार्य बनाया गया था। इसी को लेकर के चंपारण सत्याग्रह हुआ था। कहाँ हुआ था? तो चंपारण के मुरली बहरबा गांव में हुआ था। परिणाम क्या निकला? देखिए 3 कठिया पद्धति समाप्त हो गया, किसानों को 25% हर्जाना दिया गया। चलिए आगे देखिए क्या है। देखिए इसमें कुछ नोट्स है।
आंदोलन के क्रम में ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि दिया था। पूछेगा महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि कहाँ मिली थी? देखिए, जब बिहार में चंपारण सत्याग्रह हुआ उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा कहकर संबोधित किया था। उससे पहले उनका नाम करमचंद गांधी था, लेकिन महात्मा की उपाधि कौन दिया? रविंद्रनाथ टैगोर दिए थे। और किस क्रम में? तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ तो उसी क्रम में। दूसरा देखिए, कार्य तत्कालीन किसान नेता एनजी रंगा ने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। देखिए, उस समय ये किसान नेता थे एनजी रंगा। वो क्या किए थे? जो चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा किया गया था उसका उन्होंने विरोध किया। उनका मानना था कि अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए एनजी रंगा के द्वारा विरोध किया गया था। तीसरा पॉइंट देखिए, कह रहा है कि आंदोलन के क्रम में महात्मा गांधी पर मोतिहारी कोर्ट में, याद रखिएगा कहा, मोतिहारी कोर्ट में केस चला था, जिसका जज डेविस डेन है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जब गांधी जी का केस हुआ था तो उस समय जो जज कौन था? तो ये डेविस डेन था। और कौन सा कोर्ट में केस चला था? तो मोतिहारी कोर्ट में केस चला था। ये बात को आप याद रखेंगे। वहीं चौथा पॉइंट देखिए, कह रहा है कि आंदोलन के समय में बिहार का उपराज्यपाल एडवर्ड गेट था। वहीं चंपारण सत्याग्रह के समय चंपारण का डीएम सलाई था। तो इस प्रकार से चंपारण सत्याग्रह के बारे में कुछ फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, दक्कन विद्रोह। ये दक्कन विद्रोह है। ये दक्कन विद्रोह कब हुआ था? 1875 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पूर्वी बंगाल में हुआ था। पूर्वी बंगाल बोले तो आज का बांग्लादेश वाले क्षेत्र में ये आंदोलन हुआ था। उस समय इसका नेतृत्व किए थे ईशान चंद्र राय और शंभूलाल के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। कारण था कि लगान की दर कानूनी सीमा से अधिक तथा किसानों से उनकी भूमि छीना, यानी कि टैक्स है वो बढ़ा दिया गया था और किसान से अगर टैक्स नहीं जो किसान चुका रहे थे उससे भूमि छीन लिया जाता था। इसलिए दक्कन विद्रोह हुआ था। कब? 1875 में। क्षेत्र था पूर्वी बंगाल और इसका नेतृत्व किए थे ईशान चंद्र राय एवं शंभूलाल। वहीं इसकी विशेषता क्या है? देखिए, इस आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कानूनी रास्ता अपनाया। इसी आंदोलन में किसान ने यह स्पष्ट किया कि वो केवल महारानी विक्टोरिया के रैयत बनकर रहना चाहते हैं। देखिए, इस आंदोलन को दबाने का बहुत प्रयास किया गया था, लेकिन किसान का स्पष्ट मानना था कि हम ब्रिटेन के जो महारानी विक्टोरिया है उसका रैयत बनकर रहना चाहते हैं, न कि ईस्ट इंडिया कंपनी का या अधिकारी का हम रैयत बनना चाहते हैं। तो इस प्रकार से देखिए परिणाम क्या निकला था कि 1885 में बंगाल में काश्तकारी अधिनियम पारित करके किसानों को उसकी भूमि का अधिकार दे दिया गया। इस प्रकार से ये आंदोलन है जो सफल रहा। चलिए नेक्स्ट देखिए, पंजाब में किसान आंदोलन। देखिए, एक छोटा सा किसान आंदोलन हुआ था पंजाब में। ये लगभग 1890 से लेकर 1900 के दशक में ये आंदोलन हुआ था। स्थान था पंजाब। कारण वही था कि किसानों के जमीन को महाजन के द्वारा हड़प लिया गया था। ऊपर नहीं, हड़प लिया गया था। ये हड़प लिया गया था। तो कारण था कि ये जमींदारों के खिलाफ था। ये आंदोलन कब हुआ था? 1890 से लेकर 1900 में। स्थान था पंजाब और ये कारण था जमींदारों के लेकर। जमींदार है जो वहां पर किसानों की जमीन है जो हड़प लेता था। देखिए, जमींदार क्या करता था कि विषम परिस्थिति में कुछ लोन देता था, ऋण देता था किसान को, कृषि करने के लिए या घर की कुछ काम करने के लिए लोन देता था और ब्याज है जो अपने मनमाने हिसाब से चलाता था। और किसान है जो ब्याज सहित रुपया वापस नहीं करता था तो उसका जो कृषि क्षेत्र था उसको हड़प लेता था। तो इस प्रकार से अनाप शनाप तरीका से जमींदार है जो जमीन किसान का हड़पते रहता था। इसी की वजह से किसान तंगी आकर के जमींदार के खिलाफ या टैक्स कभी बढ़ जाता था तो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ समय समय पर वो अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं, जिसे हम किसान आंदोलन कहते हैं। चलिए देखिए, खेरा आंदोलन है। खेरा आंदोलन हुआ था 1918 में। चलिए देखिए इसके बारे में क्या कुछ है। देखिए, खेरा आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिलकर किया था। यह आंदोलन 1918 में गुजरात के खेरा जिले में किसानों की राजस्व माफी की मांग को लेकर हुआ था। महात्मा गांधी किसानों की मदद के लिए इस सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे। खेरा जो सत्याग्रह है उसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस आंदोलन में गांधी जी का साथ मिलकर काम किया और किसानों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मोहनलाल पांड्या आंदोलन की शुरुआत के दौर में स्थानीय नेता के रूप में नेतृत्व किया था। खेरा सत्याग्रह का नेतृत्व मोहनलाल पांडे के द्वारा भी ये किया गया था, लेकिन मुख्य नेतृत्वकर्ता इसके महात्मा गांधी थे और उनके सहयोगी पटेल साहब थे। चलिए नेक्स्ट देखिए, है बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात के बारदोली तालुका में किसान के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार के द्वारा किए गए भू राजस्व में वृद्धि के खिलाफ एक आंदोलन था।
देखिए उस समय अकाल पड़ गई थी और टैक्स के दर भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बढ़ा दिया गया था, जिसके वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारडोली में ये सत्याग्रह किए थे किसानों के लिए कि टैक्स माफ कर दिया जाए। तो इसीलिए इस आंदोलन को बारडोली सत्याग्रह कहते हैं। जगह के नाम से ही आंदोलन लगभग डिसाइड हो जाता है। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार की कर वृद्धि के विरोध में शुरू हुआ था, खासकर 1925 के अकाल पड़ने के बाद भी सरकार द्वारा करों की वृद्धि करने के कारण। चलिए नेक्स्ट देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया और आंदोलन की सफलता के बाद उन्हें बारडोली की महिलाओं द्वारा सरदार की उपाधि दी गई। अब जो सरदार की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं, तो सरदार की उपाधि है जो इसी आंदोलन के बाद वहां की महिला ने इनको प्रदान किया था। कौन सा? बारडोली सत्याग्रह के बाद महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान किया था। आंदोलन की सफलता के बाद सरकार को कर वृद्धि रद्द करना पड़ा और किसानों की जब्त की गई जमीन को वापस करनी पड़ी। तो इस प्रकार से यह आंदोलन सफल रहा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन है जो 1946-47 में हुआ था। देखिए तेभागा आंदोलन है जो 1946-47 में हुआ, जो कि बंगाल की एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन था। यह ब्रिटिश शासन के दौरान बटाईदारों द्वारा जमींदारों और महाजनों के दमनकारी शोषण के खिलाफ शुरू हुआ था। ये अवधि था कब? 1946 से 47। मुख्य रूप से ये बंगाल में हुआ था तेभागा आंदोलन। तो इस प्रकार से ये आंदोलन भी सफल रहा था। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसी का पॉइंट है। प्रमुख उद्देश्य था कि किसानों की मांग थी कि उन्हें फसल का 2/3 हिस्सा मिले और 1/3 हिस्सा जमींदार को दिया जाए, जिससे तेभागा यानी 3 भाग में 2 भाग किसान को मिले और 1 भाग है जो जमींदार को मिले। ये मुख्य रूप से जमींदार के प्रति यह आंदोलन हुआ था। तेभागा आंदोलन 1946-47 आजादी के समय हुआ था और ये बंगाल में हुआ था। तेभागा आंदोलन याद रखिएगा, ये जमींदार के खिलाफ था। चलिए मोपला विद्रोह 1921 में। मोपला विद्रोह जो 1921 में हुआ था, यह मालाबार क्षेत्र में शुरू हुआ था। यह आंदोलन शुरू में अहिंसक था, लेकिन जब ब्रिटिश अधिकारी द्वारा एक मस्जिद पर छापा मारने की अफवाह फैली तो यह हिंसक हो गया। अगस्त 1921 में बड़े पैमाने पर भड़क उठा। देखिए मोपला विद्रोह है जो ये मुख्य रूप से मालाबार जो क्षेत्र है, आप जानते हैं कि केरल के क्षेत्र को मालाबार क्षेत्र कहते हैं। तो ये मोपला विद्रोह 1921 में केरल में हुआ था। ये मालवा क्षेत्र बोल रहे हैं, ये केरल का क्षेत्र है मालवा क्षेत्र। तो वहीं पर मोपला विद्रोह हुआ था कब? 1921 में। प्रारंभ में ये अहिंसक आंदोलन था, लेकिन जब ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा मस्जिद पर छापा मारे करने की एक अफवाह फैल गई थी, जिसके वजह से यह आंदोलन है जो आगे चलकर हिंसक हो गया था। यह आंदोलन मुख्य रूप से मालाबार क्षेत्र, वही केरल का क्षेत्र में केंद्रित था, जहां मोपला समुदाय के लोग भाग लिया था। कारण था कि आंदोलन के पीछे कई कारण थे, जिसमें कृषि संबंधी मुद्दे, खिलाफत आंदोलन का प्रभाव शामिल था जो असहयोग आंदोलन से जुड़ा था। तो मोपला आंदोलन मुख्य रूप से कृषि से भी जुड़ा हुआ था और खिलाफत आंदोलन जो 1921 में चली थी, असहयोग आंदोलन था, वो सभी को मिला करके मोपला आंदोलन की प्रारंभ की गई थी। वो सभी का मतलब कि उस सभी का उद्देश्य से भी मोपला विद्रोह में शामिल था, जिसमें खिलाफत हो, कृषि संबंधी मुद्दा हो या असहयोग आंदोलन, सभी का उद्देश्य मोपला आंदोलन में शामिल किया गया था। इस प्रकार से मोपला विद्रोह जो 1921 में केरल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखिए, बेंगू किसान आंदोलन। देखिए बेंगू किसान आंदोलन जो 1921 में वर्तमान चित्तौड़गढ़ जिले यानी कि चित्तौड़गढ़ बोले तो कहाँ? राजस्थान। ये राजस्थान में हुआ था। यह आंदोलन बिजनौर किसान आंदोलन से प्रेरित था और मुख्य रूप से बेगार प्रथा का मतलब होता है कि बिना किसी व्यक्ति को पैसा दिए हुए काम करवाना, यानी कि किसी व्यक्ति से हम काम करवा रहे हैं और उसको पैसा नहीं दे रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं बेगार प्रथा। बेगार प्रथा किसानों को उच्च कर लगाने के खिलाफ था, जिसमें लगभग 53 प्रकार के कर शामिल थे। आंदोलन का नेतृत्व राम नारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक ने किया था। देखिए बेंगू किसान आंदोलन है जो 1921 में ये वर्तमान का राजस्थान क्षेत्र में ये प्रारंभ हुआ था। इसका उद्देश्य था बेगार प्रथा, किसानों पर उच्च लगान यानी कि उच्च टैक्सेशन था, जिसमें 53 प्रकार के कर शामिल थे इस आंदोलन का उद्देश्य में। देखिए आगे चल के देखते क्या है। कब और कहां हुआ? यह आंदोलन 1921 में बेंगू वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले में शुरू हुआ था। प्रमुख कारण था कि किसानों के बेगार प्रथा, लाटा कटी हुई फसल पर कर, लाटा जिसको बोलते हैं फंसी हुई कटल, जब हम धान गेहूं को काट करके जब जमीन पर सुला देते हैं तो उसी को लाटा कहते हैं। कुंता खरीफ फसल पर जैसे 53 प्रकार की अन्यायपूर्ण कर टैक्स लगा हुआ था। 53 प्रकार का टैक्स था। इसके प्रमुख नेता थे राम नारायण चौधरी। इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था विजय सिंह पथिक की ने की थी, बागडोर संभाली थी। समझौता देखिए कब हुआ? 1922 में बेगू के जमींदार अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मंत्री विजय सिंह पथिक के बीच एक गनौना तय
लोनित गनौना कता गया। यानी कि देखिए एक समझौता हुआ, ये कुछ अन्य भाषा में इस प्रकार के ये टाइपिंग है। देखिए 1922 में बेंगू के जमींदार अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के जो मंत्री विजय सिंह पथिक थे, उनके बीच में समझौता हुआ और ये आंदोलन है जो इस प्रकार से इसको समाप्त कर लिया गया था। ये आंदोलन भी अंततः सफल रही थी। तो आज का हमारा टॉपिक ये प्रमुख किसान आंदोलन था। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।